See, we have to discuss on important topic Bitcoin and blockchain technology. These two topic we have to discuss, Bitcoin and blockchain technology. इन टॉपिक्स को हमें आज डिस्कस करना है। 8 टेक्नोलॉजीज को हम फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज कह रहे हैं, ठीक है, फ्यूचर टेक्नोलॉजीज। इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही हैं, कुछ के बारे में हमने लास्ट क्लास में भी स्टडी किया था, कुछ टेक्नोलॉजीज अभी हम देखेंगे, ठीक है। 8 टेक्नोलॉजीज की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे इसे बिटकॉइन के साथ कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या, ठीक है। सेकंड, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मशीनें आपस में बात करेंगी, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीनें आपस में बात करेंगी विद द हेल्प ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स, सेंसर एंड एवरीथिंग। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एक मशीन दूसरी मशीन को कहेगी चल अब ऑफ हो जा, बहुत हो गया तेरा काम पूरा हो चुका है, ठीक है, आगे बढ़ अब तो, ठीक है। अपने तो कमांड देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके ऊपर कल हमने एक एग्जांपल देखा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, जिसका एक एग्जांपल सबके फोन में भी है, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन टेक्निक। आप कहते हैं गूगल को सर्च दिस और आपको रिजल्ट मिल जाता है। नहीं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एग्जांपल ये है जो हमने वर्चुअल कीबोर्ड देखा था, ठीक है, किस तरह से कल वो एक पर्सन टाइप कर रहा था, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है, ठीक है। इसके अलावा ड्रोन्स, हमने पढ़ा था ड्रोन्स के बारे में, इजराइल से हमने ड्रोन लिए हैं, ठीक है। यूएस से हम प्लान कर रहे हैं, इंडिया का अपना रुस्तम सीरीज के ड्रोन्स हैं, ठीक है। रोबोटिक्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, रोबोटिक्स। नेक्स्ट, इसके अलावा हम बात करें तो फिर आएगी 3D प्रिंटिंग, ठीक है, 3D प्रिंटिंग। ये टेक्नोलॉजी भी हम देख रहे हैं, फ्यूचर की टेक्नोलॉजी होगी, काफी प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो सकती है, ऐसा भी हमें लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, वर्चुअल रियलिटी और एगमेंटेड रियलिटी। अब आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, टॉपिक हम मनी से कंसर्न होके देख रहे हैं, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसे हमने डिस्कस करना है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और बिटकॉइन को रेफरेंस में लेकर। यस, 8 टेक्नोलॉजीज के नेम सबने लिख लिए हैं, ठीक है, सब जगह ये टेक्नोलॉजीज यूजफुल रहेगी। यस, क्लाउड कंप्यूटिंग को भी हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग, वर्चुअल करेंसीज, नेक्स्ट वर्ल्ड, इन्हीं सब टेक्नोलॉजीज का है, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह भी हम इसमें जोड़ सकते हैं, अदर देन दिस भी क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, ये भी हम देख सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में आपको पता है चाइना भी वर्चुअल करेंसी, ठीक है, लॉन्च की है उन्होंने, और वर्चुअल करेंसी पहले भी लॉन्च करना चाह रहा था पर कुछ और ही लॉन्च हो गया और सारी दुनिया उससे परेशान है जो इन्होंने लॉन्च कर दिया है। और भी नया नया पुराना खोजते रहते हैं, कुछ कुछ लॉन्च करते रहते हैं, ठीक है। यस, मैं उसी कोरोना की बात कर रहा हूँ जो चाइना ने लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। लॉन्च वो कर दिया, करना ये लॉन्च था, ठीक है, वर्चुअल करेंसी के ऊपर। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं, ठीक है। ये हम देख रहे हैं 8 टेक्नोलॉजीज फ्यूचर की, जिसमें हमने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है, बिटकॉइन के बारे में हमने स्टडी करना है। अब मेरा सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन है, अब तक जो हमने पढ़ा है उसी के बिहाफ पे हम पढ़ते थे कंसेप्ट ऑफ मनी, ठीक है, मनी के बारे में हमने देखा था। तो मनी के कुछ एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आपको याद रखने हैं, पहले क्यों बताया इसी वजह से हम देख रहे हैं, ठीक है।
कंसेप्ट ऑफ मनी। तो मनी की जब मैं बात करूं, आपको बताया था हम आए थे बार्टर सिस्टम से, हम शुरू हुए थे, ठीक है, और हम कह रहे थे बार्टर टू बिट्स, ठीक है, बार्टर टू बिट्स। हम ये कह रहे थे बार्टर सिस्टम आपस में वस्तुओं की लेन देन, फिर बना था कॉमोडिटी मनी, कॉमोडिटी मनी के बाद हम देख रहे हैं मटेलिक मनी, मटेलिक मनी के बाद पेपर मनी, बैंक मनी, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव मनी, टोकन मनी, और फिर डिजिटल मनी, ठीक है, और फिर अब हम फाइनली हमने वर्चुअल मनी पे, क्रिप्टो करेंसी पे आना है। हम देखेंगे इसको क्रिप्टो करेंसी बोलते क्यों है, कोई भी नाम रखा गया, कोई लॉजिक, ऐसे थोड़े बोल दिया क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन क्यों बोला उसे, चिट कॉइन क्यों नहीं बोल दिया, ठीक है, कोई तो लॉजिक है ना इसके पीछे। तो क्या ये कंसेप्ट है, हमने ये देखना है। तो हम इसको समझते हैं, जो बार्टर टू बिट्स बताया था, आपने शायद एक बात पे गौर किया होगा, अगर मैं मनी की बात करूं, ठीक है, एक स्टूडेंट ने लेट से मुझे फीस के रूप में 500 रुपीज दिए जस्ट, ठीक है, इतनी थोड़ी तो अपनी फीस रखी हुई है, आपको पता है, ओल्ड स्टूडेंट 500, न्यू 1500, मतलब नेट का रिचार्ज भी जियो का देख लो 400 का, ठीक है, और यहाँ फीस पढ़ने और सब क्लासेस और पूरा 3-4 मंथ तक यूटिलाइज करोगे, बैंक बैंक में जॉब लगने तक, और 500-1500 में बताओ, ठीक है, चलो जो भी है जैसे चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं हम। अब यहाँ पे क्या है, आपने देखा मनी की हम बात कर रहे हैं, अगर हम मनी का कंसेप्ट हम देखें, एक स्टूडेंट ने कहा, ठीक है, कि उसने मुझे कुछ एक रुपये भेजे, ठीक है, लेट से उसने मुझे 500 रुपये भेज दिए, ठीक है, और मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं क्रॉस चेक कैसे करूंगा, जो मेरे बैंक का यूपीआई ऐप अगर मेरे पास है, या मेरे बैंक की जो भी ऐप है मेरे पास, मैं उस ऐप में देखूंगा टोटल में इतने रुपीज और जुड़ गए, ठीक है, प्लस 500 और हो गए टोटल में, ये मैंने देख लिया। अब इसमें क्या अलग से बड़ी बात है, ये तो वैसे भी हमें पता चलता है, सिंपली हम देखें इसको, सिंपली हम समझ लेते हैं। यस, ठीक है, क्लियर है, हम सिंपली इसे देख रहे हैं। तो ये वैसे भी टोटल मनी जो मेरे बैंक अकाउंट में था, ठीक है, बैंक अकाउंट में जो मनी मुझे शो कर रहा था, उसी में ये ऐड हुआ होगा, ठीक है, यस, यस, ठीक है, क्लियर है ये। तो जो मेरे बैंक अकाउंट में मनी शो हो रहा था, उसी में ये ऐड हुआ होगा। अब ये मनी वहां पे ऐड हुआ है, सिंपली इसका मीनिंग क्या है, आप इसका मीनिंग देखेंगे कि मनी को मैंने कह दिया ये ऐसी इन्वेंशन है जिसके अपने प्रोज कॉन्स हैं, आर्टिफिशियल इन्वेंशन है, नेचुरल रिसोर्स ये नहीं है, हम इस चीज को देख रहे थे। अब ये मनी मेरे बैंक अकाउंट में ऐड हो गया, लेकिन क्या इतना मनी फिजिकल रूप में वहां पड़ा है, यस, फिजिकली क्या इतना मनी बैंक में पड़ा है क्या, ये क्वेश्चन है मेरा, आपसे बताओ। मान लो मेरे अकाउंट में जो भी सम ऑफ रुपी है उसमें ये जुड़ गया, तो टोटल रुपीज जो मेरे को शो कर रहा है ऐप में, क्या फिजिकली उतना वहां पे पड़ा है, या वो एक सॉफ्टवेयर में बस शो कर रहा है, और ये सब एक बिट्स का खेल है। मैं अगर पैसे लेने गया, समहाउ बैंक मुझे अरेंज करके जितने पैसे मैंने कहा है, यानी ये जो टोटल है इससे तो कम लेने जा रहा हूँ या इतने लेने जा रहा हूँ, तो बैंक अरेंज करके दे देगा, नहीं तो हर टाइम इतना कहाँ पड़ा है। एग्रीड और नॉट, यस, क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं, ठीक है, ओके, मैं इसे फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक बार आप फिर से देखेंगे। आप इधर देख रहे हैं कि एक स्टूडेंट ने इतने रुपीज मुझे सेंड किए, ठीक है, और ये मेरे बैंक अकाउंट में जो टोटल मनी था उसमें ऐड हो गई। अब मेरा क्वेश्चन है, जो मेरे बैंक अकाउंट में टोटल मनी है, जो मेरे को उस बैंक अकाउंट की ऐप में दिखा रहा है कि आपके अकाउंट में ये सम ऑफ रुपी है, तो क्या फिजिकली इतना मनी बैंक के पास पड़ा है, मेरे नाम का सिर्फ, ठीक है, सिर्फ मेरे नेम का इतना मनी वहां पे पड़ा है फिजिकली,
ये कंसेप्ट अगर आपको समझ आ रहा है तो क्रिप्टो करेंसी तक हम जल्दी पहुंच सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा टेक्निकल है क्रिप्टो करेंसी पढ़ना और उस चीज को बताना, नोड के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है, एल्गोरिदम्स हम देखेंगे, माइनर, माइनिंग एंड एवरीथिंग, ठीक है, वो सब हम देखने वाले हैं। उससे पहले ये कंसेप्ट हमें समझ आना चाहिए। तो बेसिकली मैं यहाँ कहना क्या चाह रहा हूँ, मेरा मीनिंग क्या है कहने का, मेरे कहने का सिंपल सा मीनिंग है कि पैसा अगर अकाउंट में है तो वो क्या है, ठीक है, जो पैसा मेरे अकाउंट में है तो वो पैसा है क्या। तो मैं इसको सिंपली ये कह सकता हूँ कि ये जो पैसा मेरे अकाउंट में है, इजंट इजंट इट मियर, ठीक है, मैं इसे सिंपली कह सकता हूँ एंट्रीज इन डाटाबेस, isn't it mere entries in database, ठीक है, क्यों डाटाबेस में कुछ एक एंट्रीज हैं, मैं सिंपली ये कह सकता हूँ isn't it mere entries in database, हम ये कह सकते हैं, ठीक है, that can only be changed, that can only be changed, that can only be changed। इसका दूसरा एग्जांपल भी देखेंगे, उससे भी क्लियर हो जाएगा, अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, दैट कैन ओनली बी चेंज अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, ठीक है। तो हम इसको देख रहे हैं, हमने ये एक लाइन समझी सबसे पहले, तो ये लाइन क्या कह रहे, बहुत ध्यान से समझना, बहुत टिपिकल ये टॉपिक है, अगर आप पूरी तरह से कंसंट्रेट करेंगे तभी आपको इसका आउटपुट मिलेगा, ठीक है। कहाँ से मैं लिंक कर रहा हूँ इस चीज को समझना, तो मैंने कहा ये सिर्फ एक एंट्रीज लगती है मुझे डाटाबेस में, हर टाइम कौन इतना पैसा एक एक अकाउंट का प्रॉपर कैश में रखेगा, ठीक है, रोबरी वगैरह के चांसेस हो जाएंगे, लूटपाट ये सब। तो जब कोई पैसे लेने गया, समहाउ बैंक उतना कुछ एक कैश तो बैंक रखता है, तो उसमें से मैनेज हो जाता है या अरेंज करके उसके नीड को प्रोवाइड कर देता है जो वो सम ऑफ रुपी लेने के लिए आए। लेकिन हर टाइम तो ये इतना टोटल एग्जैक्टली फिजिकल फॉर्म में नहीं रखा जा रहा है, ये डाटाबेस में ही पड़ा हुआ है, ठीक है। ये डाटाबेस वर्ड याद रखना, आगे जाके इसी से हम धीरे धीरे समझेंगे बिट क्वाइन को, ठीक है। तो यहाँ मैंने डाटाबेस एंट्रीज की बात करी है, ठीक है, एंट्रीज की मैं बात कर रहा हूँ, डाटाबेस की बात कर रहा हूँ, तो मैंने ये बात करी, ठीक है। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं इस पे, नेक्स्ट कंसेप्ट इस पे क्या है, मुझे सिर्फ ये देखना है कि फिजिकल नोट्स की मैं बात कर रहा हूँ, करेंसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं उनको कहता हूँ यस मैं उनको फिजिकली टच कर सकता हूँ, ये प्रॉपर एक सिस्टम है, ये एक ऑर्डर में चल रहा है सिस्टम, ठीक है। लेकिन मुझे ये चीज भी पता है ये सब चीजें एक लिमिटेड एंट्रीज हैं, ठीक है, यानी ये चीजें चेंज भी हो सकती हैं। कैसे चेंज हो सकती हैं, कैसे सब मैनेज होता है, इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल हम यस हमने रीड किया था जब हम प्रॉपर बात कर रहे थे कि मनी को इशू गवर्नमेंट कर रही है, हम क्या बोलते थे, फिएट मनी बोलते थे, इसलिए पहले आपको फिएट मनी बताया था। फिर जो फिएट मनी इंडिया में कोई भी सामान या हम बात करें सेवा के बदले में ली जा सकती है, एक्सचेंज हो सकती है, उसको हम बोल देते थे लीगल टेंडर। एग्रीड, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, ये हमने पढ़ा था कि एक फिएट मनी है, ठीक है, ये जो फिएट मनी है ये आगे जाके इसी फिएट मनी को हम लीगल टेंडर भी डिक्लेयर कर रहे हैं। और लीगल टेंडर इसको कब डिक्लेयर कर रहे थे, जब ये फिएट मनी यूज हो सकती थी, ठीक है, ये किसी भी चीज के लेन देन के बदले यूज हो सकती थी। जैसे हमने डिमोनेटाइजेशन का केस देखा था, उसमें कहा था 500 1000 के केस, अब वो 500 1000 के जो भी नोट हैं अब ये लीगल टेंडर नहीं होंगे, ठीक है, इनको लीगल टेंडर का स्टेटस इनसे ले लिया था। तो लीगल टेंडर लिया तो मतलब ये कहीं पे चलेंगे नहीं, लेकिन इनकी वैल्यू तभी भी थी, अगर आप इन्हें बैंक में जाके डिपॉजिट कराएंगे आपके नेट अकाउंट में तो 500 1000 की वैल्यू में करेंसी जुड़ रही है, यानी ये फिएट मनी तब भी रहे थे, तब ये लीगल टेंडर नहीं थे। तो फिएट मनी के बाद हमने लीगल टेंडर देखा था।
अब यहाँ मैं लीगल टेंडर का पॉइंट आपको क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे क्या पर्पज है? पर्पज सिंपली ये रहेगा, अगर लीगल टेंडर बना दिए तो पहले टाइम में क्या होता था, जो करेंसीज होती थी उनको बैक करके रखा जाता था, किसके बदले में? गोल्ड या किसी प्रेशियस मेटल, ठीक है, उनकी गारंटी वहां से मिलती थी, या फिर ये कहते थे इसके बदले में इतना गोल्ड देंगे, और यूके में कह रहे इसके बदले में इतने पाउंड के बदले में इतना गोल्ड। तो गोल्ड या किसी प्रेशियस मेटल से ना उसकी बैक प्रोवाइड की जाती थी, सो दैट लोगों का ट्रस्ट उस पर बना रहे। लेकिन आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में जो लीगल टेंडर है कैसे वर्क करते हैं, या करेंसी की वैल्यू कैसे डिसाइड होगी? ये करेंसी की वैल्यू डिसाइड होती है क्योंकि गवर्नमेंट ने प्रोमिस की है, ठीक है, गवर्नमेंट ने प्रोमिस की है, नोट के ऊपर लिखा हुआ है, आरबीआई गवर्नर के साइन है, जैसे 100 रुपी का नोट, आई प्रोमिस टू पे यू दिस मच सम ऑफ रुपी, ठीक है, ये मैंने जनरल भाषा में बता दिया, एग्जैक्ट उस लैंग्वेज में नहीं बताया, प्रोमिस टू पे बीरर दिस मच सम ऑफ रुपी, ठीक है, तो मैं धारक को इतने पैसे अदा करने का वचन देता हूँ, ये सब वहां लिखा रहता है, तो ये गवर्नमेंट ने प्रोमिस किया, ठीक है। यानी अब इससे हम कुछ पॉइंट, कुछ कंक्लूजन निकालेंगे, जैसे वहां से हमने एक डाटाबेस वर्ल्ड सीखा था, एंट्रीज वर्ल्ड देखा था, तो यहाँ पे हमने गवर्नमेंट का प्रोमिस, और दूसरा पॉइंट क्या है, इस प्रोमिस के बदले में हमें ट्रस्ट मिलता है, यानी पब्लिक का फेथ है इस मनी में, ठीक है, तभी इसकी वैल्यू है। तो हम ये देख रहे हैं, तो ये प्रोमिस इन्होंने किया, बदले में पब्लिक का फेथ मिल रहा है, और इस मनी की वैल्यू डिसाइड हो रही है। अब हमने ये तो देख लिया, इस मनी की वैल्यू डिसाइड हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या रहेगा, ठीक है, गवर्नमेंट का प्रोमिस था कि मैं, ये आरबीआई ने प्रोमिस किया, ठीक है, आरबीआई का प्रोमिस क्या था, धारक को इतने पैसे अदा करने का वचन देता हूँ, जितने भी उस नोट पे लिखे हुए हैं, ठीक है, पैसे अदा करने का वचन, और नीचे फिर सिग्नेचर, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता था? क्या इतने पैसे के बदले में सोना मिल जाएगा आपको? बताओ। यस, नीचे साइन, ठीक है, सिग्नेचर, हम ये देख रहे हैं उनके साइन भी रहेंगे। तो इन्होंने कह दिया इतने पैसे अदा करने का वचन देता हूँ। इसका मीनिंग क्या है? अगर आप 2000 रुपये का नोट लेके गए हैं तो हो सकता है 500-500 के 4 नोट आपको मिल जाएं, 100 के 20 नोट मिल जाएं, ठीक है। इस वजह से ये अपना प्रॉमिस कंप्लीट करेंगे। तो ये प्रॉमिस का मीनिंग है। ऐसे नहीं कहा कि इसमें महंगाई जोड़ के 2000 के बदले में 2000 का नोट आपने मेरे से लिया 2 साल पहले, तो आज इन्फ्लेशन कैलकुलेट करके आरबीआई से महंगाई वाला हिस्सा लेने चले जाओ। नो, नॉट पॉसिबल, ठीक है। पब्लिक फेथ है इसलिए ये करेंसी चल रही है। पर इसके साथ एक पॉइंट हमने और देखना है, वो हमें क्या कह रहा है, हमें ये समझना है कि ये सब कुछ तो हमें ओके लग रहा है, यहाँ तक तो सब कहानी ठीक लग रही है, पर यहाँ दिक्कत क्या है कि ये रेगुलेट कौन कर रहा है इस मनी सप्लाई को? सेंट्रल बैंक कर रहा है, ये तो हमने देख लिया, ठीक है, कि मनी सप्लाई को यहाँ रेगुलेट कर रहा है सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो पहली पॉइंट हमने ये देखा, मनी सप्लाई, अब कितने नोट छापने हैं कितने नहीं छापने हैं, ये सेंट्रल बैंक, अब हमारे देश का सेंट्रल बैंक आरबीआई है, तो आरबीआई रेगुलेट करेगा, ठीक है, इसका एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है। और कितने नोट जब ये छापे जा रहे हैं, तो भारत में नोट चले या फिर भारत में पाउंड चले या कल को कोई नई मुद्रा बना दें, ये तो कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के ऑर्डर से डिसाइड होगी, ठीक है, ये हमने देखा था। तो हमें पता चल रहा है सब कुछ स्टेट के कंट्रोल में है, पैसे उनके कंट्रोल में है, क्या कौन से पैसे चलेंगे ये उनके कंट्रोल में है, और कितने पैसे होंगे मार्केट में ये सेंट्रल बैंक के कंट्रोल में है, ठीक है। तो हमने ये देखा, तो कोई भी ट्रांजैक्शन में हम देख रहे हैं कि इनकी इन्वॉल्वमेंट है मोर और लेस। अब यहाँ पे हम एक पॉइंट और समझ सकते हैं, वो पॉइंट क्या रहेगा? अगर मैं कहूँ इनका रिकॉर्ड मेंटेन करना है, इन सब एंट्रीज को कहीं लिखना है, ठीक है, कि बैंक को ना मेंटेन करना है रिकॉर्ड। अब बैंक को मेंटेन करना है ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड, कैसे मेंटेन करेगा? यस, बैंक को मेंटेन करने ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड आपको बताया था, कैसे मेंटेन कर रहे थे? यस, बताओ। बैंक को कैसे पता चला आपने किस ब्रांच में कितने रुपए निकलवाए, कहाँ कितने डाल दिए? हमने इसके लिए पढ़ा था।
तभी हमने ये सब पहले पढ़ा था। सब कुछ लिंक है, रटवाने वाला कंसेप्ट नहीं है। चीजें को आपको समझ आनी चाहिए, क्या चीजें हमने पढ़ी हैं, कैसे पढ़ी हैं। जिसने लेट ज्वाइन किया उसको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे ऐप में। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क। बस चीजों को ऑर्डर में पढ़ना है। मैं डेफिनेशन लिखवा के आगे बढ़वाने में बिलीव नहीं करता, नहीं तो अब तक ब्लॉकचेन हो जाता और तुम कुछ बैठ के क्वेश्चन वन लाइनर बैठ के पूरे कर रहे होते बस। ठीक है, जो कि अगले दिन फिर भूल जाते ब्लॉकचेन था क्या। तो करना इस वे से है, हमें पता चले कि कहानी क्या है। ठीक है, ये कंसेप्ट क्या है। तो बैंक मेंटेन करता है ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड, सीबीएस है। ऐसे मैंने आपको बताया था, सारी एटीएम आपस में इंटरकनेक्टेड है। किससे? सबके सब एटीएम आपस में इंटरकनेक्टेड है। किससे? यस, बताओ। सारी एटीएम आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। कल की क्लास में डिस्कस किए, एनएफएस, नेशनल फाइनेंशियल स्विच। ठीक है, ये भी हम देखते थे। फिर हम देखते थे बल्क में अगर मनी सेंड करना है तो इसके लिए हम क्या देखते थे। ठीक है, एनएसीएच और आरबीआई का ईसीएस। एनएसीएच किसका था? एनपीसीआई का। फिर हम देख सकते हैं इसी तरह यूपीआई के लिए अलग और ये नेट बैंकिंग सब कुछ अलग। पर मैं यहाँ क्यों बता रहा हूँ, हम ट्रांजैक्शन ही तो मेंटेन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसका मीनिंग क्या है इसको डिस्कस करने का? यहाँ मीनिंग ये है कि मैं आपसे ये पॉइंट शेयर करना चाह रहा हूँ कि जो हम ट्रांजैक्शन मेंटेन कर रहे हैं, हम जो इन ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं, अगर हम इसको समझें और इसको एक्नॉलेज करें कि बेसिकली हम यहाँ करना क्या चाह रहे हैं, हम इस चीज को देख रहे हैं कि हम यहाँ क्या करना चाह रहे हैं, तो आपको ये पॉइंट समझ में आना चाहिए कि हम यहाँ एक लेजर बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, ये लेजर क्या है अब आपको समझ आएगा। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए यूज होता है लेजर। लेजर को मैं आम भाषा में सीधे सीधे बोल सकता हूँ डाटाबेस। ठीक है, डाटाबेस, लेजर। कल को मैंने आपका एक लेजर बना दिया कि इतने स्टूडेंट मेरे पास हैं, ये इस डेट से रजिस्टर्ड हैं यहाँ, और इतनी इन्होंने फीस पे की हुई है, यहाँ तक वैलिडिटी है। डाटाबेस पूरा तैयार कर दिया एक्सेल में, एक शीट बना दी आपकी सबकी। ठीक है, बैच लिख दिया, बैंकिंग बैच, और ये बैच का नाम लिख दिया आत्मनिर्भर बैच। ठीक है, लॉकडाउन में बना हुआ। तो ये लेजर, यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया। लेजर क्या है? एक डाटाबेस है। इस वर्ड को याद रखना, अगर ये सब वर्ड को कैच नहीं करोगे ना तो कभी भी ब्लॉकचेन तो सोच ही नहीं पाओगे, क्योंकि एक टेक्नोलॉजी, एक नॉन टेक्निकल पर्सन को पढ़ाना बहुत इजी नहीं है। जो इन जिसको क्रिप्टो अभी बताना पड़ेगा, क्रिप्टो करेंसी बताना पड़ेगा, ब्लॉक का मीनिंग क्या होता है, डाटाबेस क्या है, इसमें लेजर वर्ड क्यों यूज हो रहा है। तो इस वजह से ये सब हम देख रहे हैं। आई होप अभी तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपको ये याद रखना है, जिन वर्ड्स को यहाँ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि मनी सप्लाई को रेगुलेट कौन कर रहा है, आपको भी पता है सेंट्रल बैंक। आपको पता चलेगा मनी रेगुलेटेड है। ठीक है, अनलिमिटेड नहीं है। क्यों हम इसे पढ़ेंगे? ठीक है, फिएट मनी, इन्फ्लेशन वगैरह का इशू रहते हैं, इन्फ्लेशन में हम इसे पढ़ेंगे जब मनी अगर बहुत ज्यादा पब्लिश होने लगी तो। ठीक है, उसकी वैल्यू गिर जाएगी और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, ये सब हम देखेंगे। और गवर्नमेंट के ऑर्डर से मनी प्रिंट हो रही है, भारत में रुपया क्यों चल रहा है, डॉलर क्यों नहीं चल रहा। ठीक है, तो ये सब हम देख रहे हैं। तो यहाँ आप इन वर्ड्स को कैच करो, लेजर, डाटाबेस। ठीक है, गवर्नमेंट के ऑर्डर से मनी यहाँ पे बनी, सेंट्रल बैंक कंट्रोल कर रहा है जो मनी बनी हुई है। ठीक है, तो और इसके अलावा हमने इससे पहले देखा था एंट्रीज डाटाबेस में। ठीक है, यहाँ भी हमने यही देखा था। तो हमें बिट्स के ऊपर आना था बार्टर से, तो वहीं हम आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा और देखते हैं। ठीक है, क्लियर है ये? यस, सब लोग नाच कह रहे हैं। ठीक है, बढ़िया से आगे देखते हैं हम। नाच सिस्टम हमने कल ही पढ़ा है, एनएसीएस। ठीक है, नेक्स्ट आगे हमने क्या कंसेप्ट देखना है? अब जो हमने कंसेप्ट देखना है, अब हमने बिटकॉइन के बारे में कि कैसे ये करेंसी आई, क्या इसका मीनिंग है, क्या कंसेप्ट है। ठीक है, और ये टेक्नोलॉजी इसके पीछे जो यूज हो रही है, अगर हम उसकी बात करें तो वो क्या केस है। तो ये सारा केस क्या कहता है? ये केस हमें बताता है जब सब प्राइम क्राइसिस आया यूएस में। ठीक है, सब प्राइम क्राइसिस में 2008-10 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 7-8 तक आ गया था यूएसए में, और पूरे वर्ल्ड में इसका इम्पैक्ट था। सब प्राइम क्राइसिस, ठीक है, 2007-8 की हम बात कर रहे हैं।
तो यूएस इसमें सबसे पहले। सब प्राइम क्राइसिस का मतलब क्या होता है, बैंक में ना एक प्राइम बोरोवर्स होते हैं। प्राइम बोरोवर्स मींस जिसको लोन दिया एंड दे कैन पे आउट इजीली, और एक होते हैं सब प्राइम बोरोवर्स। एक प्राइम बोरोवर्स है, ठीक है, और एक होते हैं सब प्राइम बोरोवर्स, यानी उम्मीद नहीं है ये लोन पे कर पाएंगे, लेकिन आपके पास ज्यादा पैसा था तो भी आपने इनको भी पैसा दिया कि ये भी काम करेंगे और लोन पे कर देंगे। तो सब प्राइम बोरोवर्स को लैंडिंग करना रिस्की होता है, पर यूएस के बैंकों ने ये सब कुछ किया, और इसके बदले में उन्होंने क्या, हाउसिंग प्रोजेक्ट, यानी इनको हाउसिंग फाइनेंस के रूप में ये सब लोन इन्हें मिल गए सब प्राइम बोरोवर्स को। एक टाइम के बाद हमने देखा सब कुछ कोलैप्स होने लगा, देवर अनेबल टू पे दिस सब प्राइम बोरोवर्स, और बैंकों को कहा चलो हाउस पे कब्जा कर लो तुम, और क्या करोगे, हम तो नहीं दे सकते हैं पैसे। तो ये बैंकों ने कहा ये सही है, चलो हाउस पे कब्जा कर लेते हैं, लेकिन अगर इसके खरीदार नहीं मिलेंगे तो बैंक क्या करेंगे हाउस पे कब्जा करके, बदले में खरीदार मिले, लोन की रिकवरी हो, जैसे भारत में सरफेसी एक्ट है, इस तरह के सिस्टम से तब तो इजी है। लेकिन जब सारे ही हाउस फॉर सेल हो ही पड़े हैं और खरीदने वाले कम हैं, तो ऑफ कोर्स ये मार्केट गिरनी थी, सब दिक्कत यहाँ होनी थी, लोन वापस आए नहीं, एनपीए बन गए, तो ये सब इशू बना। इसका इम्पैक्ट पड़ा पूरे वर्ल्ड पे, यूएस के कुछ बड़े बैंक फेल भी हो गए, और दुनिया भर के जो बहुत अमीर लोग थे उनका ट्रस्ट हट गया किसके ऊपर से, बैंकिंग सिस्टम से, और कम हो गया उनका ट्रस्ट, पूरी तरह से तो खैर नहीं कहेंगे हटेगा, बैंकिंग सिस्टम से इनका ट्रस्ट का इशू हुआ, ठीक है। और दूसरा इशू क्या हुआ, इसी वजह से आप देखते हो बेसल नॉर्म इतनी जल्दी आ गई, बेसल 1 कब आई थी, बेसल 2 फिर कब आई, जो बैंकिंग के लिए रेगुलेशन का काम करती हैं, और बेसल 3 को इतनी जल्दी भाग के क्यों आना पड़ा, इसी पर्पज से। अब इनका ट्रस्ट कम हुआ, और इनका ट्रस्ट कम हो गया सेंट्रलाइज सिस्टम पे भी, सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो इन्हें कुछ नया सॉल्यूशन चाहिए था, इसके लिए नया सॉल्यूशन ये बनाना चाह रहे थे, इनके मन में कुछ और था, पर बदले में जो आउटपुट निकला वो हम देख रहे हैं, बिटकॉइन। अब ये सब कैसे हुआ, किस वे से हुआ, इसको देखते हैं, ठीक है, क्लियर है ये।